उसके बाद चिंतकों का एक ग्रुप क्लब बना हुआ 1820 के आसपास बनाया गया। एक अनाम व्यंग्य चित्र है। अनाम मतलब किसी देश को रिप्रेजेंट करता था वो, लेकिन वो दिखाता था कि अगले पे लिखा हुआ है जोसेफ मैथनी के बारे में। तो जोसेफ मैथनी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। यंग इटली, यंग यूरोप उसी ने स्थापित करे। और जो पहले ये थे जिस संगठन में थे उसका नाम था कार्बोनारी। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जोसेफ मैथनी जो थे पहले कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य थे, और बाद में उन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना करी थी। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। किसको? जोसेफ मैथनी को। तो वो जरूरी थी। और यहाँ पर एक ईयर लिखा हुआ है, यंग यूरोप की स्थापना 1833 में करी थी जोसेफ मैथनी ने। रिकॉर्डिंग मुझे देना, तनु को चाहिए। ठीक, मैं रिकॉर्डिंग हर उसकी कर रहा हूँ, मैथ्स की भी करी थी, बस मांगते नहीं है वो तो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉट आता है, आपको भी याद होगा कि फ्रांस अगर सीखता है तो सब पर असर होता है। तो वो किसने बोला था वो याद रखिएगा। मेटरनिक ने बोला था ये चीज, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। बहुत मेटरनिक बार बार आ रहा है ना। मेटरनिक ने बोला था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये क्रांतियों के युग में जो है वो आता है। हालांकि क्रांतियों का युग हटा दिया गया है तो चांसेस कम है वो पोर्शन आने की। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं जर्मनी और इटली के निर्माण पे, पेज नंबर 19 पर, जिसमें जो है वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जा रही है। और ये कब हुआ था? 18 जनवरी 1871 को जर्मनी आजाद हुआ था। तो और किसने? राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना। जर्मनी कब आजाद हुआ? 18 जनवरी 1871 को। इटली, इटली के बारे में जो पूछा जा सकता है, इटली में जो है वो जिउसेppe मैथनी एक इम्पोर्टेंट चीज है, और जो कि बहुत बार पूछा जा सकता है। सर्डिनिया पिडमोंट राजा के कारण ही इटली आजाद हुआ था। तो सर्डियाना पिडमोंट एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। और सर्डियाना पिडमोंट के शासक विक्टर इमल द्वितीय को जो है वो श्रेय दिया जाता है इटली को एकीकृत करने का। उनके मंत्री थे काबूर, जिसके बारे में चांसेस कम है पूछने वाले के। सार्डियाना पिडमॉन्ट के राजा कौन थे? द्वितीय शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय। इनके बारे में पूछ सकते हैं। गैरिबाल्डी के बारे में आ सकता है, क्यों? क्योंकि डायग्राम में बना हुआ अगले पेज पर जोसेफ गैरिबाल्डी जो है वो इटली में इसको श्रेय दिया जाता है। विक्टर एमैनुअल को जूता पहनाता हुआ दिख रहा है। तो नाविक था इसका परिवार, और नाविक के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसने जो है मदद करी थी आंदोलन करने में, इटली को एकीकृत करने में। तो वो चीज है, उसको याद रखना चाहिए आपको। फिर उसके बाद जो है 1861 में आजाद हो गया था इटली। 1861 में इमल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया था। तो 1861 वाला सन जो है आपको याद रखना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए उसको। और नजाति एक शब्द आता है, एक साझा नस्ली जनजातीय सांस्कृतिक उद्गम पृष्ठभूमि जिसे समुदाय अपनी पहचान मानता है। उसके बाद चांसेस कम है इसमें से आने के, ब्रिटेन के बारे में पूछने के। लेकिन हाँ, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो 1707 वाला जो ईयर है वो याद रखना है, मतलब यूके कब बना? 1760 में बना था। आज कशिश नहीं है ये क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो उसमें मरियान के बारे में आता है, फ्रांस की थी वो। और जर्मेनिया के बारे में आता है, वो जर्मनी की थी। जैसे भारत की नारी होती है ना, वैसे वहां पर भी आंखों पर पट्टी बना हुआ किसको दिखाता है? वो इंसाफ को दिखा रहा था, इंसाफ का प्रतीक को दिखा रहे होते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अगले पेज पर आजादी के प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, जिसपे ऑब्जेक्टिव बना है, कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, द फॉलन जर्मेनिया, ये सब जर्मेनिया के ऊपर है। जर्मेनिया जब मतलब जर्मनी जब मुश्किलों में होगा तो फॉलन जर्मेनिया के रूप में दिखाया होगा। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना, उनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि ये फलाने फलाने चीजें राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह है। तो हाँ बिल्कुल, ऊपर लिखे हुए हैं प्रतीकों के अर्थ। टूटी हुई बेड़ियां, बाज छाप कवच, बलूत पत्तियों का मुकुट, तलवार, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, काला लाल और सुनहरा तिरंगा, उगते सूर्य की किरणें। तो बलूत पत्तियों का मुकुट काय के लिए दिखाता है? बहादुरी के लिए दिखाता है। तलवार मुकाबले के लिए दिखाता है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह दिखाती है। बाल छाप कवच जर्मन राज का प्रतीक शक्ति को दिखाता है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद जो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद एक टॉपिक है।
तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ है। लेकिन बाल्कन के क्षेत्र के बारे में आता है इसमें। 1871 में यूरोप के गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक जानती विभिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अगर इतने अच्छे मेन मेन पोर्शन को छोड़कर इधर से ऑब्जेक्ट उठाता है तो बहुत घटिया पेपर बना रहा है बंदा। कि ठीक है। इसी यहाँ पर ही जो है वो डायग्राम बना हुआ है कि इंग्लैंड ने कैसे कैसे दुनिया के देशों पर कब्जा किया। तो वहां पर ऑरेंज कलर से इंग्लैंड के जीते हुए राज्यों को दिखाया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अच्छा, क्षेत्र के निवासियों जो बाल्कन के लोग थे ना, वहाँ पर स्लाव बुलाया जाता था उनको। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन सकता है कि वहाँ के क्षेत्र निवासियों को स्लाव बुलाया जाता था। और यहाँ पर ही बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य के बारे में जाता है। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत मजबूत बनाना चाहता था। खैर, मैं नहीं लगता हूँ, आपको अगर लगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इस पे आप क्वेश्चन पे आओ तो यहाँ पर कुछ जिस पे मैथ्सनी के बारे में आता है, काउंट कैमिलो दे काबूर के बारे में आता है। काबूर जो थे, बार बार क्यों लीव कर रहा है। काबूर इटली के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में आता है। यूनानी स्वतंत्रता युग, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आता है। महिलाओं की भूमिका, मरियान जर्मेनिया कौन से जर्मन के एकीकरण के पक्ष के पता लगाएं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के मामले में इतना ही था। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अगर पढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पर एक बार अपन ये वाला जरूर देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में इसमें अपन को क्या दिया हो रेमेडियल मॉड्यूल में। विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए हुए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है इसमें से। तो और 2 ऑब्जेक्टिव आना है। इसमें एक बार देखते हैं अपन, जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे आपको बहुत इजी से दिखेंगे। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, हर बार रिपीट हो रहा है। महात्मा गांधी ने लिखी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो वो डायग्राम बना हुआ था, शायद आपको याद होगा, बुक में डायग्राम आया था। 1922 में हुई थी ये घटना। 5 फरवरी 1922 सही तारीख हो जाएगी इसकी, है ना। याद आ रहा होगा, चौरी चौरा में एक डायग्राम बना हुआ है बुक में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट क्या था आपको पता होगा मेरे ख्याल से। रॉलेट एक्ट जो है वो अंग्रेजों को ताकत देता था, वो किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को पकड़कर जेल में डाल सकते थे। तो कब पारित हुआ, ये शुरुआत में ही आता है, और 1919 में पारित हुआ था। 1919 में, है ना। तो याद रखिएगा इसको। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू हुई, तो इसमें जरूर इसकी डेट, रॉलेट एक्ट की डेट पूछ ली है। 6 अप्रैल को शुरू होनी थी। रॉलेट एक्ट जहाँ पर लिखा हुआ है ना 1.2, उस पर जाओगे तो मिल जाएगा आपको। 6 अप्रैल से शुरू होनी थी, 6 अप्रैल 1919 से। तो इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना रेमेडियल मॉड्यूल पे, प्लीज याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। हड़ताल कब शुरू हुई, 6 अप्रैल 1919 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद अगर बाकी नारों की बोले तो करो मरो गांधी जी ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पहले भी वो बात कर चुके हैं शायद अपन इस पे। लोकमान्य तिलक गंगाधर ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंकलाब बाकी के बारे में पता होना चाहिए आपके बारे में। जलियांवाला बाग की हत्या कब, घटनाक्रम कब हुआ, तो आपको पता है ये चीज। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, 1919 दिन का वो था। सन 1918 में गांधी जी सूती वस्त्र कपड़ा मजदूरों के सत्याग्रह का आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे, तो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में पहुंचे थे वो। सबसे पहला बोला जाता है चंपारण आंदोलन, और उसके बाद सूती वस्त्र के लिए 1918 में गए थे वो अहमदाबाद। तो 3 आंदोलन थे, चंपारण, फिर उसके बाद गुजरात का खेड़ा आंदोलन, और फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद। इन 3 आंदोलन ने गांधी जी की नींव जबरदस्त बना दी थी देश में। और उसके बाद तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे उड़ गए थे। उसके बाद जो है सविनय नहीं, सॉरी, असहयोग आंदोलन पर अड़ गए थे। फिर उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था बाद में उन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा फेवरेट है भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942, डेट बोले तो 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन मतलब होता है एक समिति। समिति में एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे होते हैं। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, इसके कारण से उसका विरोध किया गया था। और जो है साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में आकर, भारत के आगे, भारत जो आजाद होने वाला है ना, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का आकलन करना, स्टडी करना, अध्ययन करना उसका। तो वो चीज जो है
साइमन कमीशन के बारे में बुक में कुछ दिया है कि नहीं? 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। पेज नंबर 38 पर है इसके बारे में। अगर मान लो पूछा उन्होंने साइमन कमीशन किसे कहते हैं, एक नंबर में आया लिखना था, तो साइमन कमीशन, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने साइमन कमीशन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन किया था। साइमन सर 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 जॉन साइमन नाम था उनका, सर जॉन साइमन, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। और इसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग की भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देना था। इस कमेटी में एक भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था, इसके कारण से जो है इसका विरोध किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो दिसंबर की डेट याद रखना, दिसंबर के बाद, जस्ट 31 दिसंबर के बाद 26 जनवरी को जो है वो शपथ ली गई थी, स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 को। तो याद होगी वो वाली डेट भी जरूरी है। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ 31 दिसंबर 1919 में। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की शपथ ली गई कि हम अपने आप को स्वतंत्र नागरिक घोषित करते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कौन से हमले में कौन घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय, यही घायल हुए थे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो लास्ट आंदोलन 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई आप करो या मरो, आखिरी आंदोलन था आजादी से पहले, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं। मैं इस पर बहुत हद तक डिपेंड रहता हूँ, मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पर, मैं केवल क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई से भी क्वेश्चन में डाउट हो या याद करने में परेशानी हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे स्कूल के टाइम में। पहले विश्व युद्ध में भारत के सामने राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से योगदान दिया? ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे, विरोध क्यों कर रहे थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? 4 नंबर में हालांकि पूछा जाना टफ है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन जो कि बुक में भी दिया हुआ है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए, आपने लिखा हुआ है इसका आंसर, तो एक बार देखना बनता है। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेश के, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ आपने। और अगले तो फिर जाहिर सी बात है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लगाया हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जलियांवाला हत्याकांड या इसमें से। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आपको बाकी के क्वेश्चन तैयार रखना चाहिए, इन दोनों के अलावा भी आ सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर तो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर में, वो इस पे बन सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या क्या जानते हो, लिखो उसके बारे में, कौन कौन से समूह ने भाग लिया, क्या क्या हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वो पूछ सकते हैं। और एक असहयोग आंदोलन के बारे में भी, जिसको मैंने बताया आपको, क्योंकि ये बेसिक है। पूरा के पूरा चैप्टर इन दो क्वेश्चन, दो ही टॉपिक पर निर्भर करता है। पहला असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। मोटा माटी बता दूं मैं आपको, तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वो आह्वान किया था कि भाई साहब हम सहयोग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय हैं, शिक्षक वगैरह हैं जो पढ़ रहे हैं, वो सब बहिष्कार कर दो। विदेशी कपड़ों वगैरह का भी बहिष्कार किया गया, सब चीज का बहिष्कार किया गया। और शहरों, नगरों और जो बागवानी मजदूर थे उनके बारे में, आंदोलन के बारे में जिक्र आता है कि कैसे उन्होंने अपने अपने तरह से असहयोग आंदोलन में पार्ट लिया था। शहर में कैसे हुआ था, ग्रामीण में कैसे हुआ था, ग्रामीण में फिर वो आदिवासी का नाम भी आता है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। किसी को याद है असहयोग आंदोलन में भैया शायद सीताराम राजू था, अल्लेरू राजू, या अल्लेरू सीताराम सिया क्या। अल्लूरी सीता अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, तो वो थे असहयोग आंदोलन में। ग्रामीण इलाके में कैसा, शहरों में आंदोलन अलग टाइप से हुआ, वकीलों ने साथ लिया, स्कूलों को छोड़ा गया, प्राध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, इन सब ने शहरों में साथ दिया। ग्रामीण में कैसा था, उन्होंने अपनी तरफ से लिया, कुछ ग्रामीणों ने साथ दिया, लेकिन कुछ ने अपनी तरफ से जो है वो सरकारी खजानों को लूट लिया, लूटमार मचा दी। तो उसके कारण से परेशानी भी हुई, क्योंकि वहीं थे। फिर उसके बाद उसी गाँव में ही जो है आदिवासी का जिक्र जाता है। अजीब सा व्यक्ति था वो सीताराम अल्लूरी, गांधी जी का सपोर्ट करता था, लेकिन जो है बोलता था केवल हिंसा के साथ आजादी नहीं मिल सकती। तो वो गाँव का था। बागानों में स्वराज, बेचारे बागानों के जो मजदूर थे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उनने सोचा कि गांधी जी हमको जमीन दिलवाएंगे, वो बागानों से बाहर चले जाते हैं,
लेकिन बाहर जाते हैं तो घर जाने के लिए साधन ही नहीं मिलते, फंस जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ कर बंद कर देती है और पीटती अलग है ना। तो उनको अब फिर उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है। तो चौरी चौरा कांड के बाद से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था उसकी डेट आपको मिल जाएगी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जनवरी 1921 में, और फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। एक साल ही चल पाया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। और असहयोग और खिलाफत दोनों मिले हुए हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था, मुस्लिमों को साथ लेकर जो है खिलाफत कमेटी की स्थापना करी थी दो बंधुओं ने। उनको जो है आप लिख सकते हो असहयोग आंदोलन में इसको। तो असहयोग आंदोलन के बारे में ये बेसिक बेसिक बातें पता होना चाहिए आपको, जिसके कारण से आप अगर क्वेश्चन आ जाता है मन से लिखने को, तो आप मन से भी लिख सको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सॉरी असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन के बारे में क्या क्या लिख सकते हो, जैसे मन से लिखने को आ गया। देखना मैं चीजें बता रहा हूँ तुमको कैसे रिमाइंड कर सकती है। असहयोग आंदोलन के बारे में मन से लिखना है। तो बैकग्राउंड में इमेज क्या बनाओगे आप, चैप्टर में असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले गांधी जी ने शुरुआती खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद में सूती कारखाने में जो मजदूरों के साथ विरोध किया था, उसके कारण से उनकी देश में एक अलग छवि बन गई थी। ये लिखोगे बाकायदा आप, अलग छवि बन गई थी। इसके बाद रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया, तो गांधी जी ने सोचा रॉलेट एक्ट का विरोध, रॉलेट एक्ट जो था वो देश के जो क्रांतिकारी थे उनको बिना परेशानी के, बिना कोई कानूनी सहायता प्राप्त करके मजदूर उनको जेल में डालने के अधिकार देता था अंग्रेजों को। उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने के लिए सोचा कि हम 6 फरवरी था ना, 6 फरवरी 1919 से जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, और उसके विरोध में हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी ने केंद्रित किया गया था कि हम सरकार के जितने भी पद हैं, जितने भी हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी मदद कर रहे हैं सरकार की, उन सभी पे हम लोगों को आग्रह करेंगे कि वो सभी सरकार को सहयोग ना करें किसी भी चीज में। तो फिर उसके बाद इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और असहयोग आंदोलन शहरों, ग्रामीणों और बागानों के मजदूरों के लिए निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया, या फिर निम्नलिखित प्रकार से चला। पहला पैराग्राफ में देखो गांव शहरों में कैसे चला। तो शहरों में वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, वो केस लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, सरकार का विरोध किया, प्राध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये सब चीजें शहरों में हुई। फिर उसके बाद ग्रामीण में कैसे हुई, तो ग्रामीण लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपनी ही तरह से लिया। उन्होंने जो है वो कई इलाकों में लूटामारी घटनाक्रम हुए जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे। उसी में आदिवासी का भी जिक्र करोगे कि आदिवासी अंचलों में आदिवासियों ने अपनी तरह से आंदोलन को लिया, और उन्होंने जो है कई अंग्रेज की टुकड़ियों पर हमले किए। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी थे जो थे सीताराम अल्लूरी, राजू, जो भी नाम याद रखना। उन्होंने जो है गांधी जी का सपोर्ट करते थे, वो एक दिलचस्प व्यक्ति थे, उनके बारे में लिखोगे। उसके बाद बागानी मजदूरों के बारे में उनकी कहानी लिखोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। तो आखिरी पैराग्राफ में लिखोगे फरवरी 1922 में, जो है चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इतना कुछ लिखना पड़ेगा। कितनी देर क्लास और लगाऊंगा, अभी 15-20 मिनट तो और चलेगी, और उसके बाद आज की क्लास 9 बजे से भी रहेगी, क्योंकि इतिहास कवर नहीं हो पाएगा नहीं तो। ये था असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है वो जो आपका क्वेश्चन है बुक में, उसी क्वेश्चन को याद कर लोगे, मेरे ख्याल से अच्छा है वो क्वेश्चन। और इसका क्वेश्चन आते हैं इसमें अपन अगर इसमें आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो देख चुके हम, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं जो कि आना चाहिए इसमें। देखो इसमें मैं बता देता हूँ फिर से, क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हो आप याद करने के लिए। सत्याग्रह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद ना हो तो बताना। भारत के लोग रॉलेट, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट पता होना चाहिए आपको, डेट पता होना चाहिए इसके बारे में, कब था कहाँ था। रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन में कंफ्यूज ना होना। रॉलेट एक्ट पहले आया था, साइमन कमीशन बाद में आया था। रॉलेट एक्ट काय के लिए था, अंग्रेजों को अधिकार देता है। एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब कानून।
ऐसा कानून था जो अंग्रेजों को अधिकार देता था, वो क्रांतिकारियों को बिना कोई मुकदमा चलाए जो है उनको जेल में बंद कर सकते थे। गांधी जी ने शुरुआत असहयोग आंदोलन की रॉलेट एक्ट के विरोध से ही करी थी। 6 फरवरी 1919 को जो है उनको आंदोलन करना था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यकीन मानो टीचर केवल मालूम क्या देखेगा अगर रॉलेट एक्ट आता है तो, किस लिए था कान, आपने सही लिखा है कि नहीं, 6 फरवरी 1919 दिख रहा है कि नहीं, 1919 दिख रहा है कि नहीं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो कहीं जो वाले सत्याग्रह थे इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो, बस यही देखना चाहेगा टीचर। तो रॉलेट एक्ट जरूरी है, पता होना चाहिए आपको। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना 1922 देखना चाहेगा टीचर उसमें। सत्याग्रह पे विचार बहुत, क्योंकि भारत की मूल भावना के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जलियांवाला साइमन बाग और साइमन कमीशन पे टिप्पणी आपको याद होना चाहिए, बहुत दिनों से करते आ रहे हो, हर एक उसमें याद करते हुए आ रहे हो। उसके बाद जो है नमक यात्रा की चर्चा, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए ये 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामूहिक सूची बनाई है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में आपको करवाया है, उसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें और कोई है, बाकी आप अपना दिमाग चला सकते हो, अगर आपको लगे तो आप और भी कर सकते हो इसमें याद। इसमें मेरे को सविनय अवज्ञा वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन आपको इसमें दिखता है तो प्लीज उसको करिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से समूह ने किस किस हिसाब से वो करी थी, तो वाला क्वेश्चन है इसमें। तो ये वाला चैप्टर मेरे ख्याल से इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसमें से केवल ऑब्जेक्टिव आना है। तो उसमें याला इसमें नहीं दिया हुआ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है वो रेंडर पेस्ट भूल मत जाना किसी भी कीमत पे। सिल्क रूट क्या था, किस काम आता था, वो जरूरी है। उसी रास्ते से कई धर्म उपदेशक भी जो है हमारे 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 यहाँ आए, वो जरूरी है आपको। फिर उसके बाद कौन सा फूड कहाँ से कहाँ गया, वो जरूरी है, नूडल्स कहाँ से कहाँ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आता है, अमेरिका की खोज किसने करी। मेरे ख्याल से चैप्टर पे आ गए होंगे आप, 53-54 पेज पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है अमेरिका की खोज के बाद जो है आलू के बारे में वर्णन आता है कि आलू जो है वो आयरलैंड में आलू की कमी कैसे हो गई थी, उसके बारे में जिक्र आता है। और 1845 से 1849 के बीच आलू का भयंकर अकाल पड़ा था। और एक एल डोराडो के बारे में वर्णन आता है, उसको स्वर्णिम बोलते हैं कि वो सोने का स्वर्ण मानने लगे, क्योंकि अमेरिका नया नया मिला था। तो लोगों को जो है वो भ्रम हो रहा था बहुत ज्यादा, बहुत सारी अफवाहें फैला रहे थे अमेरिका के बारे में। उन्हीं अफवाहों में से एक थी एल डोराडो को जो है एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे थे, बोले थे वो सोने का शहर, बहुत सारा सोना मिलेगा उसमें, हालांकि भ्रम था वो केवल, है ना। तो उस पर जो है वो आ सकता है। उसके बाद जो है जैविक युद्ध के बारे में आता है, जैसे चेचक की बीमारी फैला दी किसने, आयरलैंड जो ये थे यूरोप के देश, स्पेनिश सेना थी। स्पेनिश सेना अमेरिका में गई, वहां चेचक महामारी फैला दी और अमेरिका पे कब्जा कर लिया, हम बिना युद्ध लड़े जो है वो जीत गए। उसके बाद आता है इसमें गुलामों की खरीद फरोख्त चल रही थी, इसमें तो ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता। 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं, है ना, 3 प्रकार के प्रभाव 19वीं शताब्दी में। पहला व्यापार का प्रभाव, दूसरा श्रम का प्रभाव, और तीसरा जो है पूंजी का प्रभाव। ये 3 प्रभाव होते हैं, इसी पर बात की हुई है। वहीं पर आता है फिर कॉर्न लॉ के बारे में। ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ ला दिया था, उसके कारण से मेरे ख्याल से रिकॉल हो रहा होगा आपको चीजें। कॉर्न लॉ ला दिया था, कब ला दिया था, इसमें देश वो नहीं लिखा हुआ, टाइम नहीं लिखा हुआ है कि कॉर्न लॉ कब ला गए। 18वीं सदी का लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में, मतलब 1790 के आसपास कॉर्न लॉ जो है वो ला दिया गया था, जिससे बाहर से आने वाले कॉर्न पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, एक तरह से बैन कर दिया गया। तो वहां पर अकाल पड़ने लगा, इसके कारण से ब्रिटेन को झुकना पड़ा सरकार को और वापस करना पड़ा, जिसके कारण से वहां पर गरीबी छा गई, बहुत सारे किसानों का सत्यानाश हो गया। लोकल किसान जो थे, पहले बंद करा, फिर उसके बाद खत्म कर दिया लॉ, तो बाहर से इंपोर्ट चालू हो गया, इधर का जो ब्रिटेन में जो किसान उगा रहा था कौन, उसका सत्यानाश हो गया। तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग बाग इधर से उधर जाने लगे। लगभग 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग जो है वो इधर से उधर गए, जो कि कमाने के लिए गए हुए थे। उसके बाद जो है वो आता है तकनीकी भूमिका। तकनीकी भूमिका में जो भाप के इंजन आते हैं वो जरूरी है। और इसमें डायग्राम देखोगे यदि आप, तो पशु बाजार के बारे में लिखा हुआ नहीं, इस पे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये याद होगा थोड़ा बहुत कि अमेरिका से यूरोप में जाता था मांस जो है, लेकिन वो जानवर के रूप में जाता था, इसके कारण से गड़बड़ हो जाती थी। फिर उसका रेफ्रिजरेटर की जैसा ईजाद हुआ, तो रेफ्रिजरेटर आने के बाद फिर यहीं काटने लगे, वो केवल मांस मांस ले जाने लगे, तो उसके कारण से अमेरिका का इम्पोर्ट बढ़ा।
ब्रिटेन को भी जो है फायदा हुआ, वहां पर नहीं काटना पड़ता था। उसके बाद आता है 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप, तो अफ्रीका के बारे में जिक्र आता है कि अफ्रीका कैसा था। तो अफ्रीका में जो है वो लाइनें खींची गई, वो बिल्कुल यूरोप ने खींची थी और सबने अफ्रीका पे कब्जा करके रखा था। और एक डायग्राम आता है इसमें मध्य अफ्रीका में, सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली। तो हेनरी मार्टिन स्टैनली जो है, आपको नाम याद रहना चाहिए। कौन बंदा था? अमेरिका का जो मैप बनाने में जिम्मेदार था ना, मैप जो बनाया ऊपर ऊबड़ खाबड़, उसके लिए कई हद तक ये बंदा जिम्मेदार था। इसने जो है बंदूक लिए खड़ा हुआ, लग रहा है सैनिक है, लेकिन इसने जो है अफ्रीका में जाकर जो है घूमा था, और जो मैप बना था अफ्रीका का, वो इसके लिए ये बंदा खास तौर पर जिम्मेदार था। 2 मिनट। हेलो। हाँ। सॉरी। तो मैं कहाँ था? डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए यार। चल ठीक है, क्या चलता है कभी कभार। हाँ, मैं इस पे था कि अफ्रीका के बारे में बात कर रहे थे। ये बंदा हेनरी मॉर्टन स्टैनली जो है जिम्मेदार कहलाता है अफ्रीका के विभाजन के लिए, मैप बनाने के लिए, है ना। तो याद रखेंगे इसको। इसने भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करी थी अफ्रीका की, उसके लिए जिम्मेदार है। रिंडा पेस्ट मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। रिंडा पेस्ट बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। बीमारी थी पशुओं में फैली, जिसने 90% मवेशियों को अफ्रीका में खत्म कर दिया, और वहां के लोगों को फिर मजबूर कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ खदानों में काम करें। तो वो रिंडा पेस्ट एक खतरनाक तरीके की बीमारी, मतलब एक मोड़ आ गया अफ्रीका की इतिहास में, इसलिए जरूरी हो जाता है रिंडा पेस्ट। तो कहाँ से पहुंचा था? एशिया के घोड़ों से पहुंचा था, अंग्रेजी अंग्रेजी लेके गए थे। उसके बाद गिरमिटिया मजदूर आते हैं। आपको पता होना चाहिए गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन, मतलब परिभाषा, कुछ भी आपको, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? भारत से अनुबंधित मजदूर, कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट करके ले जाते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का तो सत्यानाश कर देते थे। यहाँ पर फिर कुछ गिरमिटिया मजदूर फेमस भी हो गए, उनके नाम भी पता होना चाहिए। कुछ क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज में, जैसे रामनरेश सरवन और शिव नारायण चंद्रपॉल, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर थे जो गिरमिटिया मजदूर की संतानें हैं। उसके बाद वीएस नायपॉल जो थे, वो भी वेस्ट इंडीज के वो हैं, और साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार तक जीत चुके हैं, गिरमिटिया मजदूर की संतानें। तो वो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है भारत में विदेशी, भारत के विदेशी व्यापारी, तो उसमें शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टाई चेट्टियारों के बारे में आता है, जो कि बैंकिंग, एक तरह से बैंकिंग दलाल जैसे थे, जो लोन मुहैया करवाते थे, वो थे ये लोग। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है वैसे। लेकिन अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो है ही, मेरे ख्याल से इसमें ये जरूर देख लेना कि कपड़ा उद्योग भारत में पहले अच्छा था, फिर गिरा, फिर उसका फिर होगा, इसमें आया हुई डिटेल, तो उसको जरूर देख लेना। होम चार्जेस क्या होते हैं? ब्रिटेन जो है वो अपने चार्जेस भारत से जो है वो जो कमा रहा था उसको, उसका यूज करता है होम चार्जेस देने में, अपना जो खर्चा हो रहा था उसमें यूज कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो कट गया था, पोर्शन हटा हुआ है उसमें से। और आखिरी में आता है युद्धोत्तर कार्य। इसमें ब्रूट्स जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है,
उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आ सकती है। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसको बोला जाता है, कब बने, 1944 में अमेरिका से कहाँ बने, न्यू हैम्पशायर में बने, आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक किस काम आता है वो पूछ सकते हैं, वीटो क्या होता है, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार क्या होता है, ये पता होना चाहिए। हम क्लास में बात कर चुके हैं इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा मैं बात, क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं इस पे, है ना। उसके बाद स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर क्या होती है, इस पे भी बहुत अच्छे से अपन ने क्लास में बात करी हुई है, तो वो याद रखिएगा। अगर हम बाद में आए, जो उसमें लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। रिंडा पेस्ट आया हुआ है, कॉर्न लॉ के समाप्ति के बाद का वो आया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का असर, तो ये वाला क्वेश्चन हट गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा एशिया स्थानांतरित करने का फैसला, ब्रिटेन वुड्स समझौता फिर से वो आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव। ब्रिटेन वुड्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। G77 देशों से आप क्या समझते हैं, G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, तो G77 के बारे में पूछा हुआ है। ऐसे देश जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से फायदा नहीं मिल पाया, उन्होंने अपना समूह बना लिया G77, है ना। 77 देशों का समूह था, और किस इसमें पेज नंबर 76 पे लिया हुआ है इसके बारे में। और किसके उससे बना, NIEO से बना, फुल फॉर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऐसे देशों का समूह था जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के खिलाफ थे एक तरह से, उनसे उनको फायदा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपना खुद का ग्रुप बना लिया था जिसको नाम दिया इन्होंने G77। उसके बाद अगला जो चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आना है और 3 मार्क का क्वेश्चन आना है, तो एक बार रिमेडियल मॉड्यूल देख लेते हैं इसका, औद्योगिकरण का युग में कैसा आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, 2 ऑब्जेक्टिव आना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर इसमें। हाँ देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस म्यूजिक कंपनी ने 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित करी, तो ये पहले चैप्टर पे लिखा हुआ है, कंपनी का नाम भी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी, उसने ही जो है वो लिखा हुआ था। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो ये भी पहली पेज का है जिसको हम प्राच्य बोलते थे, प्राच्य। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया, पहले भी बोल चुका हूँ, स्पिनिंग जेनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आया हुआ है। स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्स ने किया था शुरुआत। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था, जमशेदपुर। बहुत छोटे से ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार करी, तो ये आया हुआ है पहले से, है ना, रिचर्ड आर्कराइट ने कपड़ा मिल की स्थापना की हुई। बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, हो सकता है इनमें से देखने को मिले आपको। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले यही हुआ था, उसके बाद लोहा आया, इसका कारखाना सेकेंड वेव में आया था, तो जरूरी है ये। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले खालिस्तान थे, तो सेठ हुकुमचंद। इस चैप्टर में कुछ भारतीय व्यापारियों के नाम आएंगे, 2-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जैसे सेठ हुकुमचंद, जौबर आपको पता ही होना चाहिए। एक और जीजी भोय करके आता है ना, उनको बिल्कुल रट के जाना। जीजी भोय एक ऐसा शब्द है जो कि ऊट पटांग है। बच्चों को ये लगेगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, पेपर में पढ़ रहे होंगे, वो ये समझेंगे गलत लिखा है, जी जी भी होना चाहिए, जी जी भोए, समझ में नहीं आएगा नाम को। तो ऊट पटांग शब्द है, और 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जा सकता है जी जी भोए के बारे में, तो आपको 3 नंबर के हिसाब से तैयार करके जाना है जी जी भोए को, जी जी भी है, जी जी भोए जो भी है ना। और जमशेदजी टाटा के बारे में भी आपको 3 नंबर में आना चाहिए लिखना। अगर कॉपी पेन लिखे लिए हुए तो इस चैप्टर में लिख लो, औद्योगिकरण के युग में जीजी भोय आपको पता होना चाहिए, जमशेदजी टाटा जो है आपको पता होना चाहिए, सेठ हुकुमचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए, जॉबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पिनिंग जेनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप 2 या 3 नंबर में लिख सको। यकीन मानो ये चैप्टर में नहीं होंगे, मतलब अभ्यास में हो सकता है क्वेश्चन हो नहीं हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और उसके बाद जो है, ये बेसिक क्वेश्चन थे, फिर से रिपीट कर दूं एक बार, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कॉपी में लिख सको तो लिख लो, कौन कौन से। पहला लिखो जमशेदजी टाटा, दूसरा जॉबर, जॉबर कौन थे, तीसरा स्पिनिंग जेनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, चौथा फ्लाई सेटल, फ्लाई सेटल। ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जीजी भोय, जीजी जमशेदजी जीजी भोय, अच्छा इन्हीं का नाम था जमशेदजी जीजी भोय, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जमशेदजी जीजी भोय। और एक द्वारकानाथ टैगोर, है ना, ये भारत के वो थे उद्योगपति और जरूरी थे,
बुनकरों का हाल बुरा हुआ था, इसमें वो एक पोर्शन है जो कि आता है, जरूरी भी है पढ़ना। उसके बाद 2-2 नंबर में इसके बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग। स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये देखो स्टेपलर, भैया फुलर। स्टेपलर, फुलर। भैया हाँ, भैया स्पिनिंग जेनी का वो कौन था ये इन्वेंटर आविष्कार? जेम्स हारग्रीव्स। क्यों, कुछ डाउट है क्या? भैया हाँ, थैंक यू भैया। स्टेपलर, फुलर, गिल्ड्स और स्पिनिंग जेनी, बार बार यही नाम आ रहा है रिपीट, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कार्डिंग भी लिखा हुआ, द्वारकानाथ टैगोर, भाई भोसले। भाई भोसले जो है वो उद्योगपति में ही आते हैं। लड़कों को बहुत हंसी आ रही होगी इसको सुनकर, मैं समझ सकता हूँ, कुछ लड़कियों को भी। लेकिन भाई भोसले के बारे में जो है वो कहाँ लिखा है रे? हाँ, भाई भोसले के बारे में लिखा हुआ है 96 पेज नंबर पर, स्रोत चा में। भाई भोसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, 340, तो इनका नाम भी लिख लो आगे आप, 2 नंबर में पूछा जा सकता है भाई भोसले। द्वारकानाथ टैगोर, तो कुछ शब्द बोले हैं मेरे को, ये चाहिए 2 नंबर में तैयार। स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी जीजीभोय, जॉबर और भाई भोसले। और एक और थे, ठाकुर सेठ हुकुमचंद, सेठ हुकुमचंद। ये जरूरी है, ये नाम के 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1928 के टाइप वाटर कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था, सही है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बने वस्तु को महत्व देते थे, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट आपने पहले ही पढ़ा है। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, अरे वाह, क्वेश्चन देखो कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैंने नहीं पढ़े अभी तक, एक बार फिर से ज्वाइन करो। ये रिमेडियल मॉड्यूल। भैया हाँ, भैया टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है, आप जा सकते। चलो 9 बजे मिलते हैं। वही तो मैं कह रहा था। ठीक है, 9 बजे मिलते हैं। 9 बजे एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे सभी लोग, है ना? बुक कंप्लीट करना है अपन को। मिलते हैं 9 बजे। अभी तक तब ये वाला तैयारी करो जो बोला है।